तो चलिए अब हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस के कंसेप्ट को देखते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉइल कंसीडर किया जाएगा। जब एक कॉइल को करंट प्रोवाइड करेंगे तो दूसरे कॉइल में जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, और जब दूसरे कॉइल में करंट प्रोवाइड किया जाएगा तो पहले कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। इसको हम लोग इस प्रकार से समझें। मान लेते हैं, चलिए एक कॉइल है और इस कॉइल को जब हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, चलिए बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल, और इसके बगल में एक दूसरा कॉइल कंसीडर किया जा रहा है जिसको किसी भी सोर्स से कनेक्ट नहीं किया गया है। तो देखा गया कि अरस्टोट के अनुसार करंट कंडक्टिंग वायर जो है, अगर उसमें करंट है तो वह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंज होगा तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और फ्लक्स होने के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमिना कहता है कि फर्स्ट कॉइल, यदि इसको हम फर्स्ट कॉइल मान रहे हैं और इसको सेकेंड कॉइल मान रहे हैं, तो फर्स्ट कॉइल में यदि करंट प्रोवाइड कर दिया जाए तो अपने आप सेकेंड कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाए, और इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होने का मतलब है कि इस कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड इसका इन्फ्लुएंस मिले। और सिमिलरली रिवर्स यदि करें कि सेकेंड कॉइल को जब हम बैटरी से कनेक्ट करें और फर्स्ट कॉइल को हम एज इट इज रहने दें, बैटरी को रिमूव कर दें, देखें कि इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें प्राप्त हो जाता है। इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, कि एक का इन्फ्लुएंस दूसरे पे पड़े, दूसरे का इन्फ्लुएंस पहले पे पड़े। इस फिनोमिना को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। और इंडक्टेंस का कंसेप्ट जो है हेनरी ने दिया था कि वेरिंग इलेक्ट्रिक करंट, टाइम डिपेंडेंट वेरिंग इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। तो इस कंसेप्ट को हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस में, चलिए एक एग्जाम्पल, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल एक हम कंसीडर करते हैं, कोएक्सियल सोलेनॉइड। कोएक्सियल सोलेनॉइड, कोएक्सियल सोलेनॉइड्स में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को देखते हैं। कोएक्सियल कहने का मतलब कि एक ऐसा सोलेनॉइड्स जिसके एक्सिस जो है कॉमन हो। दो डिफरेंट सोलेनॉइड्स को हमने कंसीडर किया, लेकिन दोनों सोलेनॉइड्स का एक्सिस क्या हो? कॉमन हो, तो हम उसको कहेंगे कोएक्सियल सोलेनॉइड। दूसरा सोलेनॉइड्स भी चलिए हम कंसीडर कर रहे हैं, सिमिलर एक्सिस कंसीडर करते हुए। अब इस सोलेनॉइड्स पे हम नंबर ऑफ टर्न्स इस प्रकार से कहते हैं कि मान लेते हैं कि फर्स्ट सोलेनॉइड, इसको हम कह रहे हैं फर्स्ट सोलेनॉइड्स S1, एंड इसको बोल रहे हैं S2 सेकेंड सोलेनॉइड्स। फर्स्ट सोलेनॉइड्स में नंबर ऑफ टर्न्स को हम कहते हैं कि N1 है, एंड लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड्स, बोथ सोलेनॉइड्स का लेंथ जो है L कंसीडर करें। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है फर्स्ट सोलेनॉइड का N1 है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका रेडियस हम कहें R1, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो A1 बराबर पाई R1 का स्क्वायर। सिमिलरली सोलेनॉइड S2 का भी लेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं L। नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनॉइड S2 का हम कंसीडर कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जो है N2, एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है N2। ये कुछ कंस्ट्रक्शन हमने कोएक्सियल सोलेनॉइड का कंसीडर किया है। जो भी ये सोलेनॉइड का जो एक्सिस है कॉमन एक्सिस है। चलिए अब हम लोग कंसेप्ट वाइज देखें तो एक समय में एक सोलेनॉइड्स को हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे। लेट कंसीडर, मान लेते हैं कि S1 is connected
थ्रू बैटरी कनेक्टेड टू सेल्स एंड करंट जो है सेटअप करते हैं S1 में I1 करंट इन S1, I1 करंट इन सोलिनॉइड S1। देन क्या होगा, अब देखिए हम लोग जो एग्जाम्पल सेट किए थे कि एक कॉइल को कंसीडर किए, इस कॉइल को जब हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो दूसरे कॉइल में क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है। तो जिस कॉइल को करंट प्रोवाइड करेंगे तो अरस्टोट के अनुसार उस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें प्राप्त होगा, बी सेटअप होगा। जैसे अगर हम कहें कि करंट इस तरह से इसमें मूव कर रहा है तो बी का डायरेक्शन जो है इस तरफ होगा। अब इसका इन्फ्लुएंस इस पे देखना है, तो इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यदि ये फर्स्ट कॉइल है तो इसमें करंट I1 दिए हैं तो सोलिनॉइड से B इज इक्वल टू म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स जितना भी होगा इसमें N1 है तो N1 इंटू I1 सेटअप होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सोलिनॉइड S1 में हमने कंसीडर किया है कि I1 करंट जो है S1 को प्रोवाइड किया गया है। दैट इज़ इसका मतलब ये हुआ कि सोलिनॉइड फर्स्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 इंटू I1 होगा। अब इसका इन्फ्लुएंस देखना है किसमें, सेकेंड में। किसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, सेकेंड में। तो बाय कंसेप्ट ऑफ हेनरीज जो फ्लक्स बी में जो फ्लक्स होगा जिसको हम कहें phi2 इज प्रोपोर्शनल टू I1 में करंट होने के कारण फ्लक्स किस में हमें मिल रहा है, सेकेंड कॉइल में phi2 फ्लक्स मिल रहा है। यदि कहते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स phi2 में N2 है देन टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू N2 इंटू phi2 एंड प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है इसको हम यूज करें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के अकॉर्डिंग तो N2 phi2 इज इक्वल टू MI1। अब देखिए किसमें फ्लक्स जनरेट हुआ है, 2 में जनरेट हुआ है। किसके कारण जनरेट हुआ है, 1 के कारण। इसलिए जो फ्लक्स होगा इसको हम कहेंगे M21। दिस M21 इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। किसमें प्राप्त हुआ है, 2 में। म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल 2 ड्यू टू या सोलिनॉइड 2 S2 ड्यू टू S1 सोलिनॉइड 1 के कारण जो है 2 में म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा जिसको लिखा जाएगा N2 phi2 इज इक्वल टू M21 I1। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। अब इस इक्वेशन को यदि हम डिफ्रेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा, dy/dt तो हमें मिलेगा N2 d phi2 ओवर dt इज इक्वल टू M21 di1 ओवर dt। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ तो माइनस N2 d phi2 ओवर dt इज इक्वल टू माइनस M21 di1 ओवर dt। अब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज करें तो हम देखते हैं क्या कहता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E इज इक्वल टू माइनस N d phi v ओवर dt। दैट इज यहाँ से हमें पता चल गया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमें प्राप्त हुआ है वह इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है माइनस M21 di1 ओवर dt के इक्वल है, जिसको हम इक्वेशन 3 बोलेंगे।
तो इस प्रकार से जो है हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है फर्स्ट कॉइल में जो है करंट के चेंज होने से उसका जो रेट है उसके अकॉर्डिंग हम सेकेंड कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ को निकाल पा रहे हैं। अब हम इस म्यूचुअल इंडक्टेंस का यदि वैल्यूज निकालने का प्रयास करें तो देखें कि कितना होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जब हमने इस फर्स्ट इक्वेशन को प्राप्त किया था कि N2 इज इक्वल टू M21 I1, ठीक है। अब हम phi2 को लिखें तो दिस इज इक्वल टू N2 phi2 इज इक्वल टू, अब phi2 में मैग्नेटिक फील्ड कौन सा इन्वॉल्व है, मैग्नेटिक फील्ड किस सोलिनॉइड्स में करंट दिया गया है, तो फर्स्ट सोलिनॉइड्स में करंट है। इसका मतलब फर्स्ट सोलिनॉइड्स में जो मैग्नेटिक फील्ड है वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कंसीडर होगा। दिस इज इक्वल टू B1 एंड phi2 का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है क्या आएगा A2। phi2 किस में सेटअप है, S2 सोलिनॉइड्स में सेटअप है, तो S2 में जो है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, बट यहाँ पे A2 नहीं A1 कंसीडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स होता है टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग इन द क्लोज सरफेस। इसका मतलब कि इस सोलिनॉइड्स में ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुआ है, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में होगा और बाकी सारे रीजन जो है खाली रह जाएंगे। इसलिए A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे चूज किया जाएगा। दैट इज N2B1 A1 इज इक्वल टू M21 I1। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ V1 का यहाँ पे हम वैल्यू रखें तो B1 इज इक्वल टू हमने निकाला था कितना, म्यू नॉट N1 इंटू I1 A1 इज इक्वल टू M21 I1। देखिए यहाँ से I1 कैंसिल आउट हो गया और हम लोग क्या प्राप्त किए कि M21 इज इक्वल टू N2 म्यू नॉट N1 इंटू A1। और सिंस N2 is equal to number of turns in second coil per unit length, that is N2 divided by L. This gives N2 is equal to small n2 into L. Substituting in this equation we get M21 is equal to mu naught N1 N2 L into A1 and A1 is equal to pi R1 का स्क्वायर, that is M21 is equal to mu naught N1 N2 L into pi R1 का स्क्वायर। This is the mutual inductance set on the coil second due to coil 1, and this mutual inductance depend on the number of turns in the both coils, length of the coil and cross sectional area of the coil. Similarly, यदि हम लोग कहें कि सेकेंड कॉइल में यदि करंट दे दिया जाए, यानी करंट इस बार जो है I2 प्रोवाइड किया जा रहा है S2 कॉइल में, I2 current given, current in solenoid 2, then induced EMF in this solenoid S1। तो अब कितना induced EMF S1 में होगा, दैट इज S1 की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स इन S1 इज इक्वल टू N1 इंटू phi1। दिस इज प्रोपोर्शनल टू किसके कारण, किस करंट के कारण, I2 करंट के कारण। सेकेंड कॉइल में करंट दिया गया, सेटअप किस में हुआ है इंड्यूस्ड EMF, तो फर्स्ट कॉइल में, एंड दिस इज इक्वल टू
N1 phi 1 is equal to M12 I2, where जहाँ पे M12 is the mutual inductance in solenoid S1 ड्यू टू S2 के कारण S1 में जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस सेटअप हुआ है। अब इस म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देखते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड वी गेट N1 d phi 1 over dt is equal to M12 di2 over dt, and by using the Faraday's law of electromagnetic induction we get, हम लोग क्या पाते हैं यहाँ से कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है E इज इक्वल टू माइनस ऑफ M12 di2 ओवर dt। यहाँ से हमें देखने को मिला कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हुआ है किसमें, फर्स्ट कॉइल में, किस करंट के कारण, I2 करंट के कारण, जो कि I2 करंट किस में दिया गया है, सेकेंड कॉइल में दिया गया है। तो इसको इक्वेशन हम सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। अब इस M12 को निकालने का प्रयास करें तो जो फर्स्ट इक्वेशन हमने कंसीडर किया था कि N1 phi 1 इज इक्वल टू M12 I2, और फ्लक्स जो होगा N1 phi 1 इज इक्वल टू phi किसके इक्वल होता है, B डॉट A के इक्वल होगा। तो यहाँ पे चूंकि phi 1 किसकी बात किया जा रहा है, फर्स्ट कॉइल की बात किया जा रहा है, तो B1 किस में सेटअप है, B1 जो है चूंकि करंट दिया गया है सेकेंड कॉइल में, जिस कॉइल में करंट होगा, जिस सोलिनॉइड्स में करंट होगा, उसी सोलिनॉइड्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी। तो उस सोलिनॉइड्स में प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कितना है, V2 है, V2 इनटू, अब एरिया किस में कंसीडर होगा, चूंकि इस अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इस पूरे सोलिनॉइड्स में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन किस में फ्लक्स किस में देखना है, A1 में देखना है। इतने ही क्रॉस सेक्शनल एरिया में पास करने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखना है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 के इक्वल होगा M12 I2। अब देखिए यहाँ से B2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2 इंटू A1 इज इक्वल टू M12 I2। यहाँ से I2 एंड I2 कैंसिल आउट, हमें प्राप्त क्या हुआ, M12 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A1। Since N1 is equal to N1 into L, that is M12 is equal to mu naught N1 N2 into L into A1, and it is also written as M12 is equal to mu naught N1 N2 L pi R1 का स्क्वायर। यहाँ से हम दोनों इक्वेशन को देखें म्यूचुअल इंडक्टेंस का, तो हम क्या प्राप्त करते हैं कि M12 इज इक्वल टू M21, इसे हम M से कहें, देन M इज इक्वल टू जो होगा M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 L इंटू पाई R1 का स्क्वायर के इक्वल होगा। दिस इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस, एंड दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ ऑफ द solenoids and cross sectional area of the solenoids। तो ये आप म्यूचुअल इंडक्टेंस के कंसेप्ट को समझ पाए।
अब इस म्यूचुअल इंडक्टेंस, अब इस सोलिनॉइड्स के अंदर यदि हम कहते हैं किसी मैग्नेटिक मटेरियल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, देन ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा वो m इजिकल टू किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू आर इंटू रिलेटिव परमेबिलिटी एंड म्यू नॉट परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस n1 n2 l पाई r1 के स्क्वायर के इक्वल होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो मान है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो आई होप कि आप म्यूचुअल इंडक्टेंस के कंसेप्ट को भी समझ पाए। थैंक यू।